21 मई 1991 ये वो तारीख है जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में हत्या होती है। लेकिन उसी तारीख को सत्ता के गलियारों में कुछ और भी चल रहा था। कांग्रेस चंद्रशेखर सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुकी थी और चंद्रशेखर कार्यवाहक पीएम के तौर पर काम कर रहे थे। इसी दौरान तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा के पास पटना में एक फाइल पहुंचती है, जिसे वो गौर से पढ़ते हैं और उस पर साइन कर देते हैं। और जिस रात राजीव गांधी की हत्या होती है, उसी रात एक प्लेन भारत से उड़ान भरता है। लेकिन ये कोई आम प्लेन नहीं था, इसमें रखा था भारत का 20,000 किलो सोना। ये पहली बार था जब भारत ने अपना सोना विदेशों में गिरवी रखा था। खैर, इसके एक महीने बाद ही सरकार बदलती है और राजनीति से लगभग रिटायर होने की कगार पर खड़े नरसिम्हा राव को एक और राजनीतिक जीवनदान मिलता है और वो भारत के 9वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं, जिनके फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं मनमोहन सिंह। सरकार तो बदली, लेकिन भारत के आर्थिक हालातों में कोई बदलाव नहीं आया, जिसके बाद एक बार फिर से भारत को 47,000 किलोग्राम सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा। लेकिन यह किस्सा हम आपको क्यों सुना रहे हैं? असल में एक खबर आई है कि ब्रिटेन में रखा भारत का 100 टन सोना आरबीआई भारत वापस ले आया है। 1991 के बाद से पिछले 33 सालों में भारत के सोने की ये सबसे बड़ी मूवमेंट है। इसलिए हम आपको सुना रहे हैं 1991 की ये कहानी कि आखिर उस दौरान आरबीआई और सरकार में क्या चल रहा था, कैसे फिल्मी तरीके से भारत के सोने को विदेश भेजा गया। इंडियन एक्सप्रेस में जब इस घटना की खबर छपी तो मनमोहन सिंह को संसद में आकर बयान तक देना पड़ा था। और जानेंगे कि भारत के पास फिलहाल कितना सोने का भंडार है, कितना सोना भारत में है और कितना विदेशों में। भारत अपना सोना विदेशों में क्यों रखता है और आखिर क्यों विदेश में पड़ा सोना भारत वापस लाया गया? इन सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं किस्सा अनकट। और ये किस्सा है भारत के गोल्ड का। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और मशक्कत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे वीडियो की रीच बढ़ती है और ये ज्यादातर लोगों तक पहुंच पाता है। इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। 1991 में भारत के आर्थिक हालात काफी नाजुक थे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए का ही बचा था और हालात ये थे कि ऑयल और फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करना भी भारत सरकार के लिए मुश्किल हो रहा था। तब भारत अपने कर्जों की पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं करना चाहता था। ऐसे में आरबीआई ने इस मुश्किल का हल निकालने की कोशिशें शुरू की। उस वक्त आरबीआई गवर्नर थे एस वेंकट रमनन, फाइनेंस सेक्रेटरी थे एसपी शुक्ला, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे दीपक नैयर और आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे सी रंगाराजन। ये सब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा को रिपोर्ट कर रहे थे। एस वेंकट रमनन ने पहले सरकारी बैंकों से बात की और देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी मदद मांगी गई। पहले आईएमएफ से $755 मिलियन के लोन से भारत को कुछ राहत मिली। फिर एसबीआई के जरिए भी शॉर्ट टर्म फंड्स का जुगाड़ किया जाता रहा। लगभग 4 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उसके बाद सरकार को समझ आ चुका था कि अब किसी दूसरे सेंट्रल बैंक से लोन लेने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले चंद्रशेखर सरकार कुछ कर पाती, मार्च में ही कांग्रेस ने उसे एक बड़ा झटका दे दिया। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि चंद्रशेखर सरकार राजीव गांधी की जासूसी करवा रही है, जिसके चलते उसने अपना समर्थन वापस ले लिया। असल में उस वक्त चंद्रशेखर सरकार बजट पारित करने वाली थी, जिसमें काफी बड़े रिफॉर्म्स होने जा रहे थे, जिससे उम्मीद थी कि भारत की हालत सुधरेगी। लेकिन उससे पहले ही सरकार गिर गई। यहाँ आपका ये जानना जरूरी है कि अगले चुनाव तक चंद्रशेखर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। इसके बाद यशवंत सिन्हा और एसपी शुक्ला ने पैसा जुटाने के लिए जापान का दौरा किया, लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब सवाल ये था कि ये बड़ी बड़ी संस्थाएं पैसा नहीं देंगी तो भारत को पैसा आखिर मिलेगा कहां से?
बस यहीं से पिक्चर में आया आरबीआई के पास पड़ा भारत का हजारों किलोग्राम सोना। सी रंगाराजन, जो भारत में आरबीआई के गवर्नर भी रहे, उन्होंने अपनी किताब फॉक्स इन द रोड, माय डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड में इस पूरे किस्से को विस्तार से लिखा है। रंगाराजन लिखते हैं कि असल में अगस्त 1990 में ही उस वक्त के गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा ने यह सलाह दी थी कि भारत को अपने गोल्ड रिजर्व का 15% हिस्सा विदेश में रखवा देना चाहिए ताकि इसे इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल किया जा सके, जिसके बाद इस बात की पॉसिबिलिटीज को खंगाला जाने लगा। फिर अक्टूबर 1990 में एक सरकारी ऑर्डिनेंस के जरिए आरबीआई के पास पड़े सोने के मार्केट प्राइस को रीवैल्यू किया गया। फिर जनवरी 1991 में ही एसबीआई द्वारा सोने को गिरवी रखकर फॉरेन एक्सचेंज हासिल करने का प्रस्ताव रखा गया। अप्रैल 1991 आते आते सरकार को समझ आया कि वाकई अब इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है और सरकार इसके लिए राजी हो गई। फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट डिवीजन के इंचार्ज वाईवी रेड्डी ने इस प्रपोजल का खाका तैयार किया, जिसमें प्लान बनाया गया कि भारत तस्करों से जब्त किए गए सोने में से 20 टन सोना गिरवी रखेगा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी यूबीएस के साथ डील फाइनल हुई और राजीव गांधी की हत्या के दिन यानी 21 मई 1991 को भारत का सोना लेकर पहले प्लेन ने उड़ान भरी और 31 मई तक भारत का 20 टन सोना अलग अलग फ्लाइट्स के जरिए यूबीएस के पास पहुंच चुका था। इसके बदले में भारत को मिले $200 मिलियन। अब एसबीआई के पास पड़ा सोना तो यूज हो गया था, लेकिन अब बड़ा सवाल यह था कि आरबीआई के पास पड़े सोने का यूज कैसे किया जाए। इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना जरूरी था। पहली, गोल्ड बेचना नहीं है, सिर्फ गिरवी रखना है। दूसरी, सब कुछ आरबीआई के एक्ट के अनुसार ही होना चाहिए। और इतनी बड़ी मात्रा में सोने को कैसे पैक कर सेफ्टी से विदेश भेजा जाए, ये तीसरी चीज थी जिसका ध्यान रखना जरूरी था। अब आपका यहां जानना यह जरूरी है कि इस दौरान देश में इलेक्शन भी हुए और 21 जून को नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी संभालते हैं। लेकिन उनके आने के बाद भी आरबीआई अपना काम जारी रखता है। आरबीआई एक्ट के अनुसार आरबीआई सिर्फ किसी दूसरे सेंट्रल बैंक से ही पैसा बोरो कर सकता है, जिसके चलते बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान से संपर्क किया गया। ये दोनों बैंक सोना गिरवी रखने के लिए राजी तो हो गए, लेकिन शर्त यही थी कि गिरवी रखा हुआ सोना भारत से बाहर रखा जाएगा। सरकार भी इसके लिए राजी हो गई। सी रंगाराजन के मुताबिक अगली प्रॉब्लम थी सोने को विदेश भेजने की। भारत में आरबीआई अपना सोना 2 ही जगह पर रखता है, मुंबई के मिंट रोड पर स्थित आरबीआई बिल्डिंग में या दूसरा नागपुर में। अब क्योंकि गिरवी रखे जाने वाले सोने की क्वांटिटी 47,000 किलोग्राम थी, तो ये तय हुआ कि मुंबई में जो सोना पड़ा है वही यूज किया जाए ताकि गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े। अब अगला टास्क सोने को पैक कर एयरपोर्ट तक ले जाना था। इस काम में आरबीआई के कई डिपार्टमेंट्स ने एक साथ मिलकर काम किया, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशंस यानी DEIO, इश्यूज, बैंकिंग ऑपरेशंस और आरबीआई का लीगल डिपार्टमेंट। सोने को 4 किश्तों में बाहर भेजना था। सी रंगाराजन अपनी किताब में बताते हैं कि सोने को एक्सपोर्ट करना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। असल में कुछ भी चीज एक्सपोर्ट करते वक्त कस्टम डिपार्टमेंट को यह बताना होता था कि कंसाइनमेंट में क्या है, लेकिन आरबीआई ये जानकारी गुप्त रखना चाहता था। ऐसे में सरकार से स्पेशल परमिशन ली गई ताकि कस्टम्स को जानकारी ना देनी पड़े। आरबीआई के बॉम्बे ऑफिस से लेकर एयरपोर्ट तक जब सोना भेजा जाता था तो रोड पर पूरी तरह से सिक्योरिटी रखी जाती थी। इसी दौरान एक बार तो आरबीआई के ऑफिशियल्स टेंशन में आ गए जब सोना ले जाने वाले काफिले की एक गाड़ी का टायर पंचर हो गया, लेकिन किस्मत से कोई अनहोनी नहीं हुई। रंगाराजन बताते हैं कि कंसाइनमेंट को विदेशी एयरपोर्ट पर भी रोक लिया गया था। सवाल था कि क्या इसकी इंश्योरेंस हुई है या नहीं। उस दिन संडे था तो रंगाराजन अपने दफ्तर पहुंचे और जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे तो उनकी जान में जान आई कि कंसाइनमेंट पूरी तरह से इंश्योर्ड था, नहीं तो उस कंसाइनमेंट को वहीं पर रोक दिया जाता। आरबीआई ने जो ये 46.91 टन सोना गिरवी रखा था, इसके बदले में सरकार को $400 मिलियन मिले थे। उस वक्त 10 ग्राम सोने का भाव था 3,450 रुपए। खैर,
इतनी गोपनीयता के बाद भी इंडियन एक्सप्रेस के एक जर्नलिस्ट शंकर अय्यर को इस बात की खबर मिल ही गई, जिसके बाद 8 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस अखबार के फ्रंट पेज पर यह खबर छपी और भारत में कोहराम मच गया। इसी खबर के चलते फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह को पार्लियामेंट में सफाई तक देनी पड़ी थी, लेकिन ये मामला जल्द ही सुलट गया क्योंकि आरबीआई ने गिरवी रखे गए सोने को नवंबर 1991 में पेमेंट कर छुड़वा लिया था और जो सोना एसबीआई ने गिरवी रखा था उसे भी दोबारा हासिल कर लिया गया, लेकिन ये सोना कभी भारत वापस नहीं आया और इसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के सिक्योर वॉल्ट में ही रहने दिया गया। इस घटना के बाद भारत ने अपने सोने के भंडार में इजाफा करना शुरू किया और साल 2009 में मनमोहन सरकार के दौरान भारत ने 200 टन सोना और खरीदा, जिसके लिए सरकार ने $6.7 बिलियन पे किए। पिछले 15 सालों में भारत ने आईएमएफ से भी 200 टन सोना खरीदा है, लेकिन आरबीआई ने इसमें से कुछ सोना भारत में रखा जबकि कुछ विदेशों में ही रहने दिया। आज के आंकड़ों की बात करें तो भारत के पास कुल 822 मीट्रिक टन गोल्ड है, जिसमें से 413.8 टन गोल्ड विदेशों में जमा है और 408.3 टन सोना देश में है। अब आरबीआई 100 टन सोना और भारत ले आया है। अब सवाल ये उठता है कि कोई मुल्क अपना सोना देश के बाहर क्यों रखता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है कि किसी भी आपदा की स्थिति में मुल्क का सोना विदेश में सुरक्षित रहे, जैसे वॉर के दौरान कोई दुश्मन सोने तक ना पहुंच पाए। लेकिन फिर सवाल तो ये भी बनता है कि आरबीआई अब सोना देश में वापस क्यों लेकर आया? इसके पीछे का कारण है कि विदेशों में भारत के सोने का स्टॉक बढ़ रहा था। ऐसे में बैलेंस मेंटेन करने के लिए सोने को भारत लाया गया। जानकारों की माने तो इसका एक कारण रशिया से सीख भी हो सकती है। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान अमेरिका ने रशिया की अमेरिका में मौजूद संपत्तियों को सीज कर दिया था, जिसके चलते रशिया को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में भारत भी इन संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, इसलिए सोने को भारत लाना ही सही निर्णय है। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि किस देश के पास इस वक्त कितना गोल्ड है। गोल्ड रिजर्व के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर है, जिसके पास 8,133.46 टन सोना है। दूसरे नंबर पर जर्मनी है, तीसरे पर इटली, चीन का नंबर 6ठा है और भारत इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है। जाते जाते ये भी जान लीजिए कि अप्रैल 2024 में भारत का गोल्ड रिजर्व भारत के टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का महज 8.7% है और दुनिया के पूरे सोने में से 17% सोना दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के पास है, जो बनता है 36,699 मीट्रिक टन। लेकिन अब सोना भारत वापस लेकर आने की खबर पर भी जो लोग राजनीति कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये जान लेना चाहिए कि सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, आरबीआई ने हमेशा देश की मजबूती के लिए ही काम किया है और अब बढ़ते गोल्ड रिजर्व का श्रेय किसी सरकार को नहीं बल्कि आरबीआई को ही जाना चाहिए। तो ये है भारत के गोल्ड रिजर्व का पूरा किस्सा। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और किस्सा देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट और देखते रहिए किस्सा अनकट। शुक्रिया।